हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के बारे में। कीटाणुओं और उसका बाध्यकरण क्या होता है, जो आपका फर्स्ट जो यूनिट है प्राइमरी हेल्थ केयर का, उसका चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं में संक्रमण नियंत्रण, इन्फेक्शन कंट्रोल अत्यंत आवश्यक है। रोगी, स्वास्थ्यकर्मी और वातावरण को संक्रमण से बचाने के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहला है आपका एंटीसेप्सिस, दूसरा है डिसइंफेक्शन, थर्ड है आपका स्टरलाइजेशन। तो एंटीसेप्सिस, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, ये 3 टेक्निक होती हैं जो कि आपको डिसइंफेक्टेंट करने में और स्टरलाइजेशन करने में हेल्प करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है हानिकारक कीटाणुओं, जीवाणुओं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समाप्त करना होता है या उनकी वृद्धि को रोकना होता है, ताकि सुरक्षित उपचार सुनिश्चित किया जा सके। तो जब हम डिसइंफेक्शन की बात करेंगे या स्टरलाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें हमारी टोटल 3 टेक्निक यूज होती हैं। सबसे पहले एंटीसेप्सिस, दूसरा होता है डिसइंफेक्शन, थर्ड होता है स्टरलाइजेशन। स्वास्थ्य सेवाओं में संक्रमण नियंत्रण के लिए ये तीनों ही टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आइए हम देखते हैं ये तीनों टेक्निक किस तरीके से वर्क करती हैं और किस टेक्निक को हमें पहले करना पड़ता है, किसको बाद में करना पड़ता है और उनका क्या महत्व है। मतलब पहले क्यों करना है, दूसरा टेक्निक बाद में क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ाई देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से हम अपने वायरस बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या फिर उनकी जो वृद्धि हो रही है उसको इनहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस क्या होता है? एंटीसेप्सिस का अर्थ है जीवित ऊतक को स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन पर एंटीसेप्टिक दवा लगाकर रोग पैदा करने वाले माइक्रोब्स को नष्ट करना या उनकी वृद्धि को रोकना। तो एंटीसेप्सिस का मतलब है जो जीवित ऊतक होते हैं, जो लाइव टिश्यूज़ होते हैं, लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्किन के अंदर रहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं, तो उन पे एंटीसेप्टिक दवाई लगा दें और उस चीज़ को पैदा होने से रोक दें या उनको नष्ट कर दें या उनकी वृद्धि को कम कर दें। तो उसको हम एंटीसेप्सिस कहते हैं। जैसे कि आप स्किन पे कुछ लगा दें, ठीक है, बिकॉज मेम्ब्रेन में कुछ मिला दें, कोई ऑइंटमेंट हो, कोई पाउडर हो, कोई लुब्रिकेशन हो, ऐसा कुछ भी हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एंटीसेप्सिस। जीवित त्वचा पर सूक्ष्म जीवों की संख्या कम करना, ठीक है। मतलब जो जीवित, आपको पता है आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे जिंदा ऑर्गेनिज्म है। तो जीवित त्वचा पर अगर कोई सूक्ष्म जीव की संख्या कम करना हो तो हम एंटीसेप्सिस का यूज़ कर सकते हैं। संक्रमण के प्रसार को रोकना, सर्जरी, इंजेक्शन, नर्सिंग प्रक्रियाओं और ड्रेसिंग के दौरान संक्रमण से सुरक्षा देना, ऐसे एजेंट का प्रयोग करना जो त्वचा को नुकसान न पहुंचाए, तेज प्रभाव, लंबी अवधि तक सुरक्षा और व्यापक स्पेक्ट्रम बैक्टीरियम, वायरस या फंगस पर असर होना। तो ये कुछ इसके प्रिंसिपल हैं कि भाई जीवित अगर कोई त्वचा है उसके ऊपर अगर कोई सूक्ष्म जीव जो है ग्रो कर रहा है तो उसको इनहिबिट करना, संक्रमण के फैलाव को रोकना। इसके बाद किसी भी सर्जरी में या किसी भी इंजेक्शन में या कोई भी आप ड्रेसिंग या कोई भी आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उसको एंटीसेप्सिस जो आपके पास होता है उसकी हेल्प से उसके अंदर बैक्टीरियाओं को किल करना या इन्फेक्शन को कम करना या इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाना, ऐसे एजेंट का प्रयोग करना जो कि बैक्टीरिया को तो अफेक्ट करें लेकिन आपकी स्किन को अफेक्ट ना करें। ऐसे आपको एजेंट वहाँ पे लेने हैं जो कि आपके बॉडी के लिए तो हेल्पफुल हो लेकिन जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उसको वो किल कर पाएँ। तो जिसकी तेज़ प्रभाव हो, लंबी अवधि हो, ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक आपकी स्किन को सुरक्षित रख सकें, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस पर ही उसका असर हो, आपकी स्किन पे उसका असर ना हो। तो ये कुछ मेन प्रिंसिपल हैं एंटीसेप्सिस के। इसके बाद देखिए एंटीसेप्सिस की विधियाँ। मेथड ऑफ एंटीसेप्सिस की अगर हम बात करें तो अल्कोहल, जैसे 70% इथेनॉल, 70% आइसोप्रोपाइल, ये इसमें हम यूज कर सकते हैं। त्वरित क्रिया, इंजेक्शन स्थल पर लगा के, थर्मामीटर को क्लीन करके स्टेथोस्कोप साफ करने में उपयोग कर सकते हैं। स्पॉट्स पर प्रभावी नहीं होता।
मतलब जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इन सारी स्टरलाइजेशन से ही किल होते हैं, तो वो डिसइंफेक्शन से और सेप्सिस से किल नहीं हो पाते हैं। तो उन पे अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। स्पोर्ट्स पर इसका कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन सुपरफिशियल जो इन्फेक्शन होता है उसे हम इसकी हेल्प से आसानी से किल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आयोडीन एवं प्रोविडीन आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो होता है वो भी एक प्रकार का एंटीसेप्सिस है। सर्जरी से पहले ये त्वचा की सफाई करने में यूज होता है। अगर कोई घाव है, कोई वुंड है, तो उसको क्लीन करने में हेल्प में वो यूज होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पर प्रभावी होता है। इसके बाद क्लोरोहेक्सिडीन जो होता है वो हैंड वॉश करने में, नाभि देखभाल करने में, ऑपरेशन से पहले स्किन प्रिपरेशन करने में हेल्प करता है। लंबे समय तक असर इनका रहता है, रेसिडुअल इफ़ेक्ट इनका होता है। तो आपका अगर हम सेप्सिस की बात करें तो प्रोविडीन आयोडीन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोविडीन आयोडीन जो है वो सर्जरी से पहले स्किन की सफाई के लिए यूज़ की जाती है या फिर किसी भी प्रकार के वुंड या घाव में यूज़ की जाती है। बैक्टीरियल वायरस और फंगस पे भी ये प्रभावी होता है। इसके बाद क्लोरोहेक्सिडीन, ये हैंड वॉश करने में, नहाने के लिए जो हम साबुन यूज़ करते हैं, हेयर वॉश के लिए हम शैम्पू यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारे बॉडी पे डेली मर्रा के जो इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरिया होता है उसमें किल करने में हेल्प करते हैं। तो ये हम डेली मर्रा में भी यूज़ करते हैं और इनका जो असर रहता है वो लंबे टाइम तक रहता है। ऐसा नहीं है कि लगाने से तुरंत ही इसका असर ख़त्म हो जाए। 8 से 10 घंटे तक इसका असर आराम से आपकी बॉडी पे रह सकता है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड 3%, छोटे घाव, कट पर उपयोग करना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना, इन सब में क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% का यूज होता है। एंटीसेप्टिक साबुन जैसे क्लोरोहेक्सिडीन युक्त साबुन, हैंड वॉश और सर्जिकल स्क्रब में उपयुक्त होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी हम यूज़ करते हैं घाव को क्लीन करने में, उसको वॉश करने में, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी एक प्रकार का एंटीसेप्सिस एजेंट होता है। इसके बाद देखिए डिसइंफेक्शन की बात करेंगे तो डिसइंफेक्शन का अर्थ है निर्जीव वस्तुओं, इंस्ट्रूमेंट्स, बेड, फ्लोर, लाइनिन जैसे रोगजनक माइक्रोब्स को नष्ट करना, लेकिन यह स्पोर्स को पूरी तरह से नहीं मारता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि आपके जितने भी लिनन होते हैं जो पेशेंट से यूज़ करे हुए होते हैं, और कोई भी पेशेंट होता है तो वो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है, ये सभी को पता है। तो ऐसे पेशेंट को सामानों को स्टरलाइज करने के लिए या डिसइंफेक्शन करने के लिए या बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए हम डिसइंफेक्शन का यूज़ करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट, बेड, फ्लोर, लिनन को जो है हम डिसइंफेक्टेंट के थ्रू उनके कीटाणुओं को या माइक्रोब्स को या बैक्टीरियाओं को नष्ट किया जाता है। तो ये भी एक टेक्निक है डिसइंफेक्शन होना। हम ऐसी चीज़ों को डिसइंफेक्शन करते हैं जिसको हम एंटीसेप्सिस से क्लीन नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ही लार्ज एरिया होता है और जो पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आया हुआ होता है। तो उन सारी वस्तुओं को हम पहले डिसइंफेक्टेंट करते हैं। तो देखिए डिसइंफेक्शन का सिद्धांत क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसइंफेक्शन। तो हाथ न लगाए योग्य वस्तुओं को कीटाणु रहित बनाना, बैक्टीरियल, वायरस, फंगस जैसे रोगजनकों को समाप्त या कम करना, पर्यावरण और उपकरणों की सतह को रोगाणु मुक्त बनाना या रखना, उचित सांद्रता, प्रॉपर कंसंट्रेशन और समय, कांटेक्ट टाइम का पालन करना, जैविक पदार्थ, ब्लड पस पहले हटाना क्योंकि यह प्रभाव कम करता है। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट के ये कुछ मेन प्रिंसिपल हैं। हाथ न लगाने योग्य वस्तुओं को कीटाणु रहित बनाना, मतलब अगर आप उसे हाथ से टच करोगे तो इन्फेक्शन आपको लग सकता है, तो उसकी इन्फेक्शन को किल करना। ठीक है, तो हम डिसइंफेक्शन तरीके से उसके इन्फेक्शन को आसानी से किल कर सकते हैं और बैक्टीरिया को स्प्रेड होने से या वायरस को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। इसके बाद देखिए पर्यावरण को सुरक्षित करना। अब जैसे कि हमारे यहाँ कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ सामान होते हैं जिनको हमें यूज़ करके फेंकना होता है, लेकिन अगर हम उसको थ्रो करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन रहेगा और वो
दूसरी चीज़ों को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी कम्युनिटी को, या फिर हमारे आसपास गंदगी जो होगी उसको, जो साफ़ कूड़ा जिसको हम बोलेंगे क्लीन गार्बेज, उसको भी वो इन्फेक्टेड कर सकता है उसके साथ मिलके। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं, पहले उसको हम उसका इन्फेक्शन को किल करते हैं, उसके बाद हम उसे थ्रो करते हैं। ये ऐसे टेक्निक चलती है। देखिए, मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन की बात करें तो सबसे पहले केमिकल मेथड, फिनॉल, ठीक है, रासायनिक विधि में आता है केमिकल मेथड फिनॉल। तो शौचालय, फर्श, सफाई, मजबूत कीटाणुनाशक के लिए हम फिनॉल का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा, कभी भी हम फ्लोर पे डस्टिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, या फिर हम धुलाई करते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा फिनॉल ऐड कर लेते हैं, जिससे कि जो बैड बैक्टीरिया हैं जो हमारे सरफेस पे, हमारे ग्राउंड पे जो है वो ग्रो हो रहा है, वो किल हो जाए। इसके बाद देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो हॉस्पिटल में मोस्टली यूज होता है। तो रक्त शारीरिक तरल गिरने पर, लिक्विड वेस्ट का निष्कासन करने पे हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। इसके बाद जैसे लिनन है, पेशेंट से रिलेटेड कोई भी कपड़ा है, उसका लीलन है, तो उसके इन्फेक्शन को किल करने के लिए भी हम ब्लीच के पाउडर में जो 1% हाइड्रोक्लोराइड ऐड करके उसको डिप कर सकते हैं, जिससे कि लीलन के डिप करने से लीलन का जो इन्फेक्शन है वो किल हो जाएगा और वो जो वस्तु है वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगी। फिर हम उसको दूसरे कपड़ों के साथ मिला के आसानी से क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ मेथड हैं, केमिकल मेथड हैं। केमिकल की हेल्प से हम इन्फेक्शन को किल करते हैं, उसको हम केमिकल मेथड कहते हैं। तो उसमें पहला आपका फिनॉल है। जो फिनॉल होता है वो आप फ्लोर साफ़ करने में उसका यूज़ करते हैं, है ना, पोछा लगाने में या कीटाणु को किल करने में। और दूसरा मेथड जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है। इसके बाद देखिए, थर्ड जो मेथड है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है कमरे को फ्यूमिगेशन करने में और रासायनिक हवाओं से डिसइंफेक्टेंट करने में। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि किसी भी प्रकार का, जैसे टीबी वाला मरीज़ है या फिर कोरोना वाला मरीज़ है, तो वो पूरे जिस इन्वायरमेंट पे रहता है उस इन्वायरमेंट में उसका बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हो जाता है। तो हम पूरे रूम को भी फ्यूमिगेट कर सकते हैं। एचआईवी वाले पेशेंट का कोई ऑपरेशन हुआ है ओटी वगैरह में, तो उसको हम फ्यूमिगेट करते हैं या फॉर्मल्डिहाइड से उसको क्लीन करते हैं। तो एयर को क्लीन करना या रूम को क्लीन करना, क्योंकि हम पूरे रूम को साफ़ सफाई नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डिसइंफेक्टेंट से, उसको नहीं उसके धुलाई कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम फ्यूमिगेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे फ्यूमिगेशन कर देते हैं, जिससे कि उस इन्वायरमेंट में वहाँ पे जितना भी फ्लोर है या फिर वहाँ की एयर है वो सारी जो है वहाँ पे फ़िल्टर हो जाती है। सेकंड है आपका साइडेक्स 2% ग्लूटाल्डिहाइड, जिसको हम साइडेक्स बोलते हैं। तो एंडोस्कोपी साफ़ करने में, डायलाइज़र, प्लास्टिक और रबड़ उपकरण साफ़ करने में हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि रबड़ को हम स्टरलाइज नहीं कर सकते और ना ही ऑटोक्लेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे कंडीशन, इन सारी कंडीशंस में हम ग्लूटाल्डिहाइड या साइडेक्स का यूज़ करते हैं। हमारे पास जितने भी रबड़ के और प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें हम साइडेक्स में डिप करके भिगोकर 10 से 12 घंटे के लिए रख देते हैं। इसके बाद क्वाटरनरी अमोनिया यौगिक, जैसे कि UACS होता है, तो सतह की सफाई करने के लिए, वार्ड की सफाई करने के लिए, OPD की सफाई करने के लिए हम क्वाटरनरी अमोनियक यौगिक का यूज़ करते हैं। ये एक प्रकार का लिक्विड होता है, इसकी हेल्प से हम OPD की और सतह की और वार्ड की सफाई करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6 to 7% सतह और उपकरणों का उन्नत प्रकार का डिसइंफेक्शन करने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। इसको भी हम सतह और उपकरणों की सफाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपके और मेथड हैं, क्वाटरनरी अमोनिक यौगिक जिसको हम QACS बोल देंगे, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारा 6 to 7% नाम से हम बना सकते हैं या आता है, उससे हम सतह या उपकरणों की सफाई इजीली कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, फिजिकल मेथड, भौतिक विधियाँ, जैसे उबालना, बॉइलिंग, 100 cc से 10 से 20 मिनट तक हम किसी भी उपकरण को बॉयल कर सकते हैं, उबाल सकते हैं। धातु उपकरण, कांच, लेकिन उबालने से भी क्या होता है,
स्पोर्स नहीं मरते हैं, ठीक है। उसमें जो स्पोर्स होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो किल नहीं होंगे, लेकिन आपका जो इक्विपमेंट है वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पाश्चराइजेशन, जैसे दूध का, बोतलें, बेबी फीडिंग उपकरण, तो 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक पकाने से जो है उसका पाश्चराइजेशन होता है। पाश्चराइजेशन मतलब होता है कि उसके जो ज़रूरी कंटेंट हैं, ठीक है, जो उसके ज़रूरी कंटेंट है वो उसमें किल नहीं होंगे, लेकिन जितने भी उसमें बैड कंटेंट होंगे वो सारे पाश्चराइजेशन से किल हो जाते हैं। इसके बाद देखिए सनलाइट एंड एयर ड्राई, धूप व वायु। तो आपने देखा होगा कुछ फंगस वगैरह जब लग जाती है, कहीं कीटाणु जब ग्रो अप हो जाता है, तो आप उसे तेज़ धूप में रख दीजिए या फिर एयर ड्राई कर दीजिए, तो वो फंगस जो है अपने आप ही किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो वो भी क्या होते हैं, कुछ प्रकार के कीटाणु होते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि प्राकृतिक कीटाणुनाशक जो है वो धूप, जो प्राकृतिक जो नेचर के द्वारा होती है वो सनलाइट और एयर होती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अपनी वस्तु को सनलाइट में रख दीजिए या एयर ड्राई कर लीजिए। तो ये एक नेचुरल तरीके का स्टरलाइजेशन माना जाता है। यूवी किरणों से सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, ठीक है, जो यूवी रेज होती हैं, यूवी किरणें होती हैं, उनसे जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो किल हो जाते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें, आपने यूवी रेडिएशन भी सुना होगा। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं ऑपरेशन थिएटर में यूज होती हैं, आईसीयू में, प्रयोगशाला में यूज होती हैं। हवा एवं सतह का डिसइंफेक्शन ये लोग करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें के द्वारा भी आप इन्फेक्शन को किल कर सकते हैं। सनलाइट और एयर के द्वारा भी आप किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को आसानी से किल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टरलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी प्रकार के जीवाणु, वायरस, फंगस तथा स्पोर्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यह 100% सूक्ष्मजीव मुक्त माइक्रोब फ्री अवस्था प्रदान करता है। तो स्टरलाइजेशन जो होता है वो सबसे सटीक विधि होती है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव विधि होती है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को किल करने के लिए। और जो स्टरलाइजेशन होता है उसकी हेल्प से जीवाणु हो, विषाणु हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वो इन्फेक्शन होता है, तो वो बहुत ही आसानी से 100% जो है वो माइक्रोब्स फ्री होता है, और उसमें आपके जो स्पोर्स होते हैं वो भी बहुत आसानी से किल हो जाते हैं। तो ये स्टरलाइजेशन मेथड जो होता है वो थर्ड विधि में हम यूज करते हैं। पहले हम करेंगे सेप्सिस, दूसरा करेंगे हम डिसइंफेक्टेंट, और तीसरा हम करते हैं स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन विधि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव विधि मानी जाती है। अब बात करेंगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में। तो सभी सूक्ष्म जीवों को पूर्ण रूप से समाप्त करना, जिसमें सबसे प्रतिरोधी स्पोर शामिल हैं। और उसके बाद आप देखेंगे उपकरणों को पूरी तरह साफ कर सुखाकर स्टरलाइज करना। थर्ड है आपका समुचित तापमान, समय और दबाव का निर्धारण करना। फोर्थ है आपका आप उपकरण की सामग्री के अनुसार उपयुक्त विधि चुनना, ड्राई हीट, ऑटोक्लेव, गैस, ये सारी विधि जो है इसमें चुनी जाती है। फिफ्थ है आपका स्टरलाइजेशन इंडिकेटर। स्टरलाइजेशन इंडिकेटर बायोलॉजिकल केमिकल का उपयोग करना, स्टरलाइज सामग्री को सुरक्षित पैकिंग में रखना, ये सारे प्रिंसिपल होते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। तो स्टरलाइजेशन में बेसिकली जितने भी पोर्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो आपके डिसइंफेक्टेंट से और सेप्सिस से नहीं मरते हैं, वो आपके स्टरलाइजेशन से मर जाते हैं। तो अगर हाँ सोचा जाए तो स्टरलाइजेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड होता है इन्फेक्शन को किल करने का। इसके बाद देखिए बात करेंगे मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन की। तो सबसे पहले होगा गर्मी द्वारा स्टरलाइजेशन, मतलब हीट स्टरलाइजेशन। हीट स्टरलाइजेशन जो होता है ऑटोक्लेविंग जिसको हम बोलते हैं, तो मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है। ये जो विधि हम यूज़ करते हैं इसमें 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 IBS प्रेशर के साथ में अगर हम 15 से 20 मिनट तक ये प्रेशर को बनाकर रखेंगे तो इससे हमारा स्टरलाइजेशन हो जाता है। सबसे प्रभावी और विश्वसनीय विधि होती है। ड्रेसिंग, ग्लव्स, सर्जिकल उपकरण, कल्चर मीडिया, ये सारी चीज़ों में स्टरलाइजेशन जो हीट स्टरलाइजेशन होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 121 डिग्री सेल्सियस पे लगाएंगे, 15 IBS प्रेशर पे इसको रखेंगे और 15 से 20 मिनट तक हम इसको बनाए रखेंगे। इससे ये सबसे ज़्यादा प्रभावी और विश्वसनीय, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रस्टेबल टेक्निक होती है इन्फेक्शन को किल करने की।
ठीक है, सबसे प्रभावी और विश्वसनीय होती है। तो ये भी एक मेथड है। इसके बाद है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन। इसे हम 160 डिग्री पर सेल्सियस पर 2 घंटे या 170 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए रखते हैं। इसमें हम कांच के उपकरण, धातु, पाउडर, ऑयल, इन सब का जो है स्टरलाइजेशन करते हैं और इसको हम हॉट एयर ओवन स्टरलाइजेशन कहते हैं, जो ड्राई हीट के द्वारा किया जाता है। तो 160 डिग्री पर 2 घंटे तक रखेंगे और 170 डिग्री पर 1 घंटे तक हम इसको रखेंगे। इसमें हम कांच के उपकरण को कर सकते हैं, धातु, पाउडर और ऑयल के उपकरण को आसानी से स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रासायनिक गैस स्टरलाइजेशन, केमिकल गैस स्टरलाइजेशन। तो इथिलीन ऑक्साइड गैस ETO, इथिलीन ऑक्साइड गैस ETO, प्लास्टिक, रबड़, कैथेटर, सिरिंज, गर्मी सहन न कर सकने वाले उपकरण। तो वो जो बहुत ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं, जो प्लास्टिक के होते हैं, रबड़ के होते हैं, कैथेटर, सिरिंज वगैरह होती हैं, तो हम इसको स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम इनको स्टरलाइज करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगी, इसलिए हम इन्हें ETO करते हैं, मतलब इथिलीन ऑक्साइड गैस के द्वारा स्टरलाइज करते हैं। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड गैस, कमरे या उपकरणों के लिए फ्यूमिगेशन करना, फॉर्मल्डिहाइड गैस के थ्रू कंप्लीटली स्टरलाइजेशन होता है। तो ये केमिकल मेथड्स हैं, जो केमिकल मेथड में हम केमिकल की हेल्प से रूम का स्टरलाइजेशन और उन चीज़ों का स्टरलाइजेशन जिनका हम जो मेल्ट हो जाती हैं, जो दोबारा से अपनी शेप में नहीं रह पाती हैं, उन चीज़ों के स्टरलाइजेशन के हेल्प के लिए हम केमिकल गैस स्टरलाइजेशन की हेल्प लेते हैं, जिसको हम ETO बोलते हैं, इथिलीन ऑक्साइड गैस, जिसमें प्लास्टिक, रबड़, कैथेटर, सिरिंज आदि चीज़ों को स्टरलाइज किया जाता है। और फॉर्मल्डिहाइड गैस से हम रूम्स वगैरह को स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रेडिएशन स्टरलाइजेशन, विकिरण द्वारा स्टरलाइजेशन, जैसे कि गामा रेडिएशन। तो सर्जिकल डिस्पोजेबल कैनुला, औद्योगिक स्तर पर जो होता है वो गामा रेडिएशन से हम इनको क्लीन करते हैं। सर्जिकल डिस्पोजेबल होते हैं और कैनुलाज होते हैं, इनको हम गामा रेडिएशन से स्टरलाइजेशन करते हैं। UV रेडिएशन आपका होता है सतह और हवा की स्टरलाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम UV रेडिएशन कहते हैं, जो आपकी सतह और हवा की स्टरलाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे कि हम इन सारी चीज़ों को आसानी से स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे निस्पंदन विधि, फिल्टरेशन स्टरलाइजेशन, हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन, एंटीबायोटिक, सीरम, वैक्सीन, इन सबको हम हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन से जो है वो मेंटेन रखते हैं, जिसको हम फिल्टरेशन स्टरलाइजेशन कहते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर 0.22 माइक्रोन का होता है। तो हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन मतलब धूप में ना रखें इन सारी चीज़ों को, जैसे कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, सीरम होते हैं या वैक्सीन होते हैं। अगर आप इनको धूप में रखोगे तो ये इन्फेक्टेड हो जाएंगी, किल हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो इनको हम बचाने के लिए फिल्टरेशन स्टरलाइजेशन के थ्रू इनका हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर हम करते हैं, जिसको हम 0.22 माइक्रोन बोलते हैं। इसके बाद देखिए उबलते पानी और भाप, 100% सेल्सियस पर 20 मिनट तक उबालने से यह डिसइंफेक्टेंट स्तर पूर्ण स्टरलाइजेशन नहीं है। ठीक है, उबलता पानी और भाप से स्टरलाइजेशन करते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्टरलाइजेशन नहीं माना जाता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। तो स्वास्थ्य सेवाओं में संक्रमण से बचाव के लिए एंटीसेप्सिस, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। एंटीसेप्सिस जीवित त्वचा को सुरक्षित रखता है, डिसइंफेक्टेंट वातावरण और वस्तुओं को रोगाणु मुक्त करता है, तथा स्टरलाइजेशन सर्जिकल उपकरणों को पूर्णतः सूक्ष्मजीव मुक्त बनाता है। यही सही विधि का चयन और उचित समय का पालन रोगी द्वारा देखभाल करने की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। तो हमें क्या करना है, जो एंटीसेप्सिस होते हैं वो स्किन पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो उसमें हम स्टरलाइजेशन या फिर अन्य विधियाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारी स्किन को भी क्या होगा, हार्म होगी। तो सेप्सिस, एंटीसेप्सिस की हेल्प से हम स्किन का जो इन्फेक्शन होता है उसको किल करते हैं। बाकी अगर कोई सामान होता है, कोई अगर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कुछ उपकरण होते हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का और स्टरलाइजेशन का यूज करते हैं। इससे हमें यही सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।